हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नर्सिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। तो आज से हम पी.आर. यादव के एमएसएन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और जो कुछ गलत क्वेश्चंस हैं पी.आर. यादव में उसका सही आंसर सॉल्व करेंगे। मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ इन केजीएमयू। ठीक है बच्चों, तो हम आज टॉपिक है सेल एंड टिश्यू, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और जो लोग इसको रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं वो इसे 2x स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िए। देखो पहला क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन एटम, वाटर, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल। तो देखो बच्चों, सेल जो होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेल। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक सेल का डायग्राम दे रखा है, एक सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है जो पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, कैसे प्रिंसिपल बोलते हैं या कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं इसको। ये सब कुछ देखता है, हाउ टू सेल डेवलप, हाउ टू सेल ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में सभी सेल्स के ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं ये आपको दिख रहे होंगे। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, एससीआर, वैक्यूल, आरईआर, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म का एक लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, इसे हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, और हम नेक्स्ट जैसे गोल्जी बॉडी हो गई, ये काम करता है पैकेजिंग, और इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आती है अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बच्चों, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रफ क्यों है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट। तो ये क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये स्टेरॉयडल हार्मोन, जैसे कि अपने लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं, लिपिड हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, ये सभी हार्मोन कौन बनाएगी? इस स्मॉल, वो क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग या सुसाइडल थैली। इस ये जो एंजाइम, इसके लाइसोसोम के एंजाइम जो वर्क करते हैं वो एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं, 5। ठीक है, और बाकी जानकारी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द बेसिक यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? एंजाइम, प्रोटॉन, सेल, न्यूट्रॉन। देखो एंजाइम तो प्रोटीन बेस्ड कैटालिस्ट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आपको पता है एटम के पार्ट होते हैं, तो ये हमारी आ गए आंसर सेल। ठीक है, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी.आर. यादव ने इसको रॉन्ग दे रखा है, इसलिए ध्यान से सुने सभी बच्चे। ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सेल और डीएनए। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। 1869 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, थॉमस
हक्सले, उन्होंने कहा कि द एंटायर लिविंग substance within a cell, वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो उन्होंने इसी को ही कहा, क्या कहा था? फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। तो अब देखिए प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है। प्रोटोप्लाज्म मिलकर के बना होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये है प्रोटोप्लाज्म। सेलुलर एक्टिविटीज के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक है, अपना ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केमिकल बेसिक्स ऑफ लाइफ क्या होता है। कमेंट करिए, आंसर दीजिए अगर किसी भी बच्चे को पता हो ये कि केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किसे कहा जाता है। अपने बॉडी में 4 एलिमेंट्स होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन चारों को कहा जाता है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये क्या है? केमिकल्स ही तो हैं। जैसे कोई फ्रूट खाया आपने, एप्पल, क्या होता है इसमें? फ्रक्टोज। क्या है ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जब शरीर में जाएगा, डाइजेशन होएगा, तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को डायग्राम की से भी समझा रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये स्लाइड आपके लिए लेके आया हूँ। देखो साइटोप्लाज्म, cytoplasm is the protoplasm enclosed by the plasma membrane of cell and excluding the nucleus and eukaryotic cells and cellular DNA in prokaryotic cells। वही जो सेम चीज मैंने आपको समझाया वही है सेम। और देखिए प्रोटोप्लाज्म, protoplasm is the colorless material comprising the living part of cell including the cytoplasm, nucleus and other organelles। ठीक है बच्चों, डायग्राम में देखिए ये है प्रोटोप्लाज्म, किस किस से मिलकर बनाना है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस और फ्लैजिला। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है। ये हमारी यूकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी ये पहले आए थे जीव। तो देखो इनमें न्यूक्लियोइड, डीएनए जो होता है न्यूक्लियोइड होता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर कोई अच्छे से नहीं पाया जाता है। इसके फ्लेजियम और राइबोसोम इसमें 70s टाइप के पाए जाते हैं। और ये देखो हमारा ट्रू सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल, इसमें देखो सभी चीज़ पाई जाती है जो एक नॉर्मल सेल में पाई जाती है। देखो न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी चीज़ पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों बताओ? एटीपी फॉर्मेशन, पता है? और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वो भी किसमें चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अंतर है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। सेम वही अंतर जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया, इसको आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर डज द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर
हमने इसका आंसर नहीं बताया। तो देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में एक मेन डिफरेंस होता है ट्रू न्यूक्लियस का। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये देखिए न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, और इसमें पाया जाता है ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, मेन डिफरेंस, ठीक है, न्यूक्लियस का होता है। साइज 0.51 से 5 माइक्रोमीटर होती है और यूकैरियोटिक सेल की 10 से 100 माइक्रोमीटर की। ये भी एक क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा आपके। डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन लेवल देख लिए, सर्कुलर डीएनए विदाउट स्टोन, और इसमें पाया जाता है लीनियर डीएनए विद स्टोन्स। स्टोन्स क्या होता है बेटा? स्टोन्स एक प्रोटीन होती है जो डीएनए से लिपटी हुई रहती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लपट जाता है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट और इसमें पर्जेंट। सेल डिवीजन बाइनरी होता है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस, ये सेल डिवीजन के टाइप्स होते हैं। आगे चल के देखेंगे इनको, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी। ठीक है, राइबोसोम देखो बताया मैंने, इसमें 70S, इसमें 80S पाया जाता है। सेल वॉल जो है यूजुअली प्रेजेंट पेप्टिड और ग्लाइकोन की बनी होती है, और इसमें यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप की होती है, जैसे प्लांट, फंजाई, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है क्या? सेल वॉल। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, आर्काई, उसमें एनिमल, प्लांट, फंजाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, तो मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, तो इसका आंसर न्यूक्लियस तो जाएगा नहीं। वैक्यूल्स तो स्टोरेज होती है, स्टोरेज करके रखती है जो भी सेल्स में चीज़ें होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स वगैरह, उस सब का स्टोरेज कहाँ होता है? वैक्यूल से। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया एटीपी फॉर्मेशन होता है। बचा क्या? साइटोप्लाज्म। सब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में, वो साइटोप्लाज्म में होता है। और यही पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होगा, तो वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is not assimilated by eukaryotic cells? Assimilated का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण या फिर अवशोषण करना। ठीक है, जैसे अपन कोई भी भोजन करते हैं, कुछ भी फल खाते हैं, तो उसका अपने शरीर में जाता है, स्टोमक में जाता है, फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है, और फिर उसको हर सेल्स में भेज दिया जाता है ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो ये क्या, ये प्रोसेस क्या है? ये एसिमिलेशन कहते हैं इसको, अवशोषण करना, स्वांगीकरण। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। देखिए लैक्टेट, सल्फेट, नाइट्रोजन और ग्लूकोज, बताइए क्या होगा? इसका आंसर जाएगा नाइट्रोजन। बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, नाइट्रोजिनेज, जो यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही कम, लेक बहुत ही कम पाया जाता है, इस वजह से नाइट्रोजन का एसिमिलेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द इट्स रिलेटिव साइज? देखो हमने अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएशन पढ़े थे, वहाँ साइज आई थी। अब आप लोगों को याद हो तो बताइए कौन सी है चारों ऑप्शन में से? 0.2 से 5 माइक्रोमीटर, 0.2 से 6 माइक्रोमीटर, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, 0.1 से 6। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, वहाँ भी अपन ने पढ़ा था, सी। विच ऑर्गेनेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? बताइए, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर आपने सही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहीं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, रिसेप्टर, लाइसोसोम, एचएलए मॉलिक्यूल्स। ये जो एचएलए मॉलिक्यूल है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, ये कहाँ होता है? इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग,
रिसेप्टर्स आप जानते हैं सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्लाइऑक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए, एक एक ऑप्शन देखते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम क्या होता है? ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स। ये क्या करता है? फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। राइबोसोम आप जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम कितनी बार बता दिया। और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होना या एटीपी फॉर्मेशन। तो ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। इज ए प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन सेल को मजबूती प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे, फिब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फिब्रिन, एल्बुमिन। बताइए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए आप। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। एल्बुमिन, पता है एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग के लिए। फिब्रोनेक्टिन क्या होता है? ये एडेशन के लिए होता है, चिपकाने का काम करता है। और एक्टिन क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। हमसे क्या पूछा गया है? प्रोटीन। आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट, स्टेरॉइड सिंथेसिस अकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, याद हो तो आपको। पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या नन ऑफ दिस। बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? ये जो हमारा पेरोक्सिसोम है, ये क्या करता है? ये भी सेल में पाया जाता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के लिए होता है ये। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं हम स्टेरॉइड सिंथेसिस की। ये कहाँ हो जाए? गोल्जी एपरेटस करता नहीं है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का कार्य करता है। तो बचा कौन सा अपना आंसर? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत ही कम अमाउंट में करता है स्टेरॉइड सिंथेसिस। अगर मेजर आपको पूछा जाए स्टेरॉइड सिंथेसिस, तो वो कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous component of the cell within which various organelles and particles are suspended यानी organ सेल का aqueous component क्या चीज है? यानी वाटरी फ्लूइड लाइक, जिसमें से ये सारे ऑर्गेनल्स हटा दिए जाए सेल के। ऑप्शन पढ़ते हैं, साइटोसोल, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, साइटोब्लास्ट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो इस अपना आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट, द ऑर्गेनेल्स कंसर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रेजेंट इनसाइड दैट राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए बच्चों, सारे ऑर्गेनेल्स कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंड किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म। आपको स्टार्टिंग में बताया था साइटोप्लाज्म में सेल के सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल या इनपरमिएबल। देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो होती है सेमी परमिएबल होती है। ये जो ऑक्सीजन और वाटर को तो यूज करती है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल से एक्सक्रीट करती है, जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इसका सेमी परमिएबल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स दैट आर टू बी यूज्ड आउटसाइड द सेल आर सिंथेसाइज्ड। इसमें कीवर्ड कौन सा है? आउटसाइड द सेल। तो ये जो प्रोटीन बन रही है वो कहाँ यूज हो रही है? आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोटीन है मतलब जो आउटसाइड ऑफ द सेल जाकर यूज होती है? तो इन द माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाली, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑन फ्री राइबोसोम। देखो बच्चों, आउटसाइड बोला गया है तो आपको पता है स्मूथ पे स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है,
फ्री राइबोसोम पर भी प्रोटीन बनती है, लेकिन वो सेल के अंदर काम आती है, इनसाइड द सेल। ठीक है, यहाँ में पूछा गया आउटसाइड द सेल, ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? ऑप्शन देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following components helps in protein synthesis? helps, ठीक है बच्चों, डीएनए, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी या राइबोसोम? जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। साइटोप्लाज्म पता है, गोल्गी बॉडी पता है, और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। आंसर जाएगा अपना डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is called main microtubule organizing center in animal cell? ठीक है बच्चों, ऑप्शन पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। अब देखो, आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। बचा ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम क्या कहते हैं हिंदी में? तारकाय। ये जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में जो सारे छोटी छोटी ट्यूबुल्स होती है, वो एक पॉइंट पर आकर जुड़ती है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। और यही सारी ये जो अरेंजमेंट है सारी ट्यूबुल्स का, इसी को कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो ये कौन होगा? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी? ठीक है, मीडियम पूछा गया है यहाँ पे, एसिडिक, न्यूट्रल, बेस, ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चों, एक पीएच स्केल होती है, इसके बीच में 7 होता है, 7 पीएच, इधर 14, इधर 1। तो अपन इधर जाएंगे तो क्या होगा? एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और अगर राइट साइड जाएंगे तो, सॉरी लेफ्ट साइड, तो बेसिस, सॉरी बच्चों, ये उल्टा हो गया। हम लोग 7 to 14 जाएंगे तो क्या पड़ेगी? बेसिसिटी। और हम तो 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो क्या? मोर एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिक नेचर जो बढ़ेगा। तो हमें पूछा गया है सेलुलर एक्टिविटी के लिए कौन सा मीडियम सूटेबल होता है, जहाँ तो वो सारे रेस्पिरेशन कर सके, अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। उसके लिए हमें यहाँ होता है 7.2 पीएच। ये हमारी साइटोप्लाज्म होती है, उसकी पीएच होती है। तो ये कैसी पीएच है बताइए? किस तरफ है? बेसिक की तरफ। तो अपना आंसर जाएगा बेसिक। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी? 25%, 50%, 70%, 80%। तो देखो बेटा, लिक्विड पाया जाता है 50 to 55%। तो ये रेंज है। तो हमारा ऑप्शन देखो कौन सी रेंज, इस रेंज में आ रहा है क्या? बी आ रहा है 50%, ठीक है। नेक्स्ट, एक्वापोरिन्स आर, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल्स, वाटर चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स। तो हमारा आंसर पता ही है आपको, एक्वा का मतलब वाटर चैनल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए इन क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बताते जाएंगे। Which scientist first reported about 46 chromosome in normal human karyotype? तो यहाँ वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं, आपको अगर याद होगा तो आप बता दोगे किसने दिया था। ऑप्शन पढ़ लीजिए, टी जियो एंड लेवन, गैलीलियो गैलीली, निकोलो टेस्ला, चार्ल्स डार्विन। तो देखिए 1956 में दिया था, किसने दिया था? टी जियो एंड लेवन, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोड लाइक कंडेंसन ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड फिनोटाइप, क्रोमोसोम, जीन या जीनोटाइप। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं इससे। देखिए बच्चों ये है क्रोमोसोम, कैसा दिख रहा है ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस क्रोमोसोम के बाद आगे जाके बनता है क्रोमेटिन। ये देखो कैसा लग रहा है, अनकोइल हो रहा है ना, ये अनकोइल्ड स्ट्रक्चर है और ये रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर है, रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आगे जाके देखो हिस्टोन, ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, और ये डीएनए जो क्रोमेटिन है इसके चारों तरफ लिपट गया है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। फिर आगे जाके ये पूरा डीएनए। ठीक है, चले क्वेश्चन पे। तो बताइए क्या आंसर है अपना, क्रोमोसोम। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, ये देख लेना, इसका आंसर है क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रोमोसोम कंटेन, बताइए डीएनए, आरएनए, बोथ या नन। डीएनए, डीएनए में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी जैसे अपने देखा क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ये आगे चल के डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इज कंटेन्ड इन, किस में पाया जाता है ये डीएनए, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलाई, क्रोमोसोम या न्यूक्लियस। बताइए, क्रोमेटिन तो खुद डीएनए का टाइप है, न्यूक्लियोलाई नहीं, क्रोमोसोम खुद डीएनए। तो ये पूछा गया है कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो किसके अंदर होता है, तो आपको सबको पता है न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस होता है केंद्र, उसमें पाया जाता है डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a long continuous strand of DNA that carries genetic information? लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे ऑप्शन पता है आपको, राइबोसोम पता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, पता है ना। तो बताओ आंसर क्या जाएगा इसका, सी, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ए नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज क्रोमोसोम, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, 46, 24, 48। देखो बच्चों, अगर 2n के रूप में पूछा जाता है, अगर पेयर्स में पूछा जाता तो 23 होते, लेकिन यहाँ पेयर्स का कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो कितने होंगे, 46। Which of the following abbreviation involves two non-homologous chromosome? देखिए ऑप्शन देखिए, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, डिलेशन, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टू नॉन होमोलोगस पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं, ये देखिए ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखिए ये है होमोलोगस, ये दोनों दिख रहे हैं सेम सेम। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो अब ये दोनों हो गए, एक इसका ले लिया एक इसका ले लिया, तो ये क्या हो गए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए ऑप्शन को देखते हैं अपन, ऑप्शन है उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए पहला हमारे पास डिलेशन, डिलेशन का मतलब होता है हटना, उससे टूट जाना। ठीक है, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये रहा, अब इससे ये पार्ट इससे अलग हो गया, इसमें ये बचा नहीं, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहा जाएगा, डिलेशन। सेकंड देखिए इन्वर्जन, ये क्रोमोसोम है, अब ये देखिए ए बी पार्ट है, अब बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया, यानी अपना इन्वर्जन हो गया ये। ठीक है, अब थर्ड वन देखिए ट्रांसलोकेशन, ये देखिए ये अब तक तो एक थे होमोलोगस, अब ये क्या है, नॉन होमोलोगस। ठीक है, अब इसका एक पार्ट इधर आ जाएगा, इसका एक पार्ट इधर आ जाएगा, तो इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तीनों ऑप्शन समझ में आए। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन अपना।
तो क्या पूछा गया है, 2 नॉन होमोलोगस। तो ये 3 ऑप्शन तो हट जाते हैं, अपने पास बचा कौन सा ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन सेल कंटेन्स हाउ मेनी जीन्स। कितनी जीन्स कंटेन करती है ह्यूमन सेल की। देखिए ऑप्शन देखिए, ए 1000, 10,000, 1,00,000, और ये ऑप्शन डी 10,00,000। तो इसका देखो आंसर है 10, 1,00,000, 1,00,000 सॉरी, 1,00,000 जीन होती है एक सेल में। द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन देखिए, जीन, जेनेटिक, जीनोटाइप या जीनोम। देखो बच्चों, उसको कहा जाएगा जीनोम। टोटल जो मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल, उसको जीनोम कहा जाता है। ठीक है, ये जो जीनोटाइप है इसको क्या कहते हैं, जो कंप्लीट अपना जो कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट, उसको कहा जाता है जीनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन ईयर। एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था जो क्या काम आता है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए देखने के लिए, 3 बिलियन जीन का पता लगाने के लिए कौन सी क्या काम करती है क्या नहीं करती, ये सब एक प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये इसका कंप्लीटेड इन ईयर कब, तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं 2001, 2003, 2004, 2000। तो बच्चों ये 2003 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए ऑप्शन देखते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, constituents of the plasma membrane, hereditary factor, form structural components like myosin of muscle। बताइए कुछ समझ में आया आपकी। देखिए पहले हम न्यूक्लिक एसिड बताते हैं आपको। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए कहते हैं, और ये डीएनए। तो ये क्या चीज है, जेनेटिक मटेरियल है ना। ये एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जाते हैं। क्या ये हेरिडिटरी फैक्टर है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट देखो, आपको डीएनए के बारे में बता देते हैं थोड़ा। डीएनए में देखिए एंटीपैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स। देखिए हमारा डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा इस पूरे डीएनए को। तो अपने डीएनए में 2 टाइप्स के नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, ये नाइट्रोजेनिक बेस होते हैं। अब इसमें पायरिमिडीन में क्या आता है, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और प्यूरिन्स में क्या आता है, सॉरी गलती से एक मिनट, जो थायमिन और साइटोसिन है ये पाए जाएंगे आपके पायरिमिडीन में, और प्यूरिन में आपके पाया जाता है एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपस में ये देखो आपको दिख रहे हैं, ये देखो एडिनिन हुआ, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये देखो बीच में बॉन्ड दिख रहा है। तो इनका क्रम है, ये एडिनिन हमेशा थायमिन से ही जुड़ता है,
तो ये देखिए एडिन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ेगा थाइमिन से, साइटोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से, ठीक है। और एक और चीज़ खास ध्यान रखनी है अपन को पिरिमिडिस में, जो ये थाइमिन है आरएनए के अंदर इसके स्थान पर कौन आ जाता है, यूरेसिल, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज अकम्प्लिश्ड बाय, ठीक है। ऑप्शन देखिए, डीएनए, मैसेंजर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए या बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डीएनए, क्योंकि मैसेंजर डीएनए ट्रांसफर डीएनए ऐसा तो कुछ डीएनए होता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स, ये स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, आर हेल्ड टुगेदर, ये हेल्ड एच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन सा बॉन्ड होता है, अभी बताया आपको मैंने कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स, बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय, जब न्यूक्लियोटाइड देखे थे अपन ने स्ट्रक्चर में, अभी डायग्राम देखा था उसमें, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा दिया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वापस से एक डीएनए है, ये नाइट्रोजनिक बेस पाए जाते हैं, ये बेस पेयर वही है सेम, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन जो मैंने आपको वहां बताया। What type of compound purines and pyrimidines are? होमोसाइक्लिक, मेटासाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक। तो प्यूरिन और pyrimidine दो अलग अलग नाइट्रोजन बेस हैं, तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, both DNA and RNA, the pyrimidine base present in DNA is uracil, guanine, adenosine, thymine। बच्चों ये क्वेश्चन नहीं, ये कट कर देना, गलती से मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन है, तब पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए इज, पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये डीएनए में कौन से पाए जाते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए एंड डीएनए इज, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, थाइमिन, मायोग्लोबिन, एडेनिन और यूरेसिल। ये देखो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। द बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, क्वेश्चन ध्यान से, एब्सेंट इन आरएनए, देखिए गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, क्या आंसर होगा, थाइमिन, क्योंकि मैंने बताया था ना थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनिन इन डीएनए स्ट्रक्चर पेयर्स विद, देखो क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको पेयरिंग बताई थी। ऑप्शन देखिए, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और पिरिमिडिन, बताइए एडेनिन से कौन जुड़ता है, थाइमिन, करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए सीक्वेंस ऑफ जीन इनटू मैसेंजर आरएनए एमआरएनए इज कॉल्ड, यानी कि सीधा सीधा होता है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और आरएनए से प्रोटीन। तो देखो बच्चों, जो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनती है उसे कहता है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं अपने ऑप्शंस पे, अपन को ढूंढना है ट्रांसक्रिप्शन का है, ट्रांसफरेंस, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन।
तो अपना आंसर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन तो अभी अपन ने पढ़ा ही था, ट्रांसफरेंस सब ट्रांसलेशन अलग चीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का फंक्शन बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, एस्कॉर्ट्स अमीनो एसिड टू राइबोसोम, carries message for protein synthesis, helps from the ribosome, bonds with new strand की फॉर्म है FORM। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है, सुधार करेंगे इसमें। तो एम आर एन ए, एम का मतलब ही क्या होता है, मैसेंजर। ठीक है बच्चों, तो अपना बी ऑप्शन देखो, कैरीज मैसेज फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे ही एम आर एन ए होता है, आर आर एन ए होता है, टी आर एन ए होता है। आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूजुअली डज नॉट अकर। अपन को बताना है क्या चीज नहीं होती है, डीएनए टू डीएनए होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट करो, डीएनए टू आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन, इसमें थोड़ा डाउट है, और यही नहीं होता है क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से। तो यही ऑप्शन क्या है हमारा, गलत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A medical disorder resulting from mutation in the DNA repair system is, ऑप्शन देखिए, ब्लूम सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉली सिंड्रोम, पियर रोबिन सिंड्रोम। तो ये पूछ रहा है म्यूटेशन हो जाए डीएनए में, डीएनए के रिपेयर सिस्टम में, तो इसका आंसर जाता है ब्लूम सिंड्रोम होता है। देखो बच्चों, इसके अंदर जिसमें क्या होता है कि जो डीएनए जो होता है उसमें म्यूटेशन आ जाता है, उसके रिपेयर सिस्टम में अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग सुपर कोइल्ड क्रोमोसोम टू मेक डीएनए मोर एक्सेसिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हेलिकेज, ट्रोपोआइसोमरेज सेकंड, लाइगेज और प्राइमेज। मैं आपको ये चारों ऑप्शन बताता हूँ वन बाय वन। देखिए बच्चों, हेलिकेज जो होता है, हेलिकेज ये क्या करता है, एच ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लाइगेज एक तरह का फेविकोल है, ये क्या करता है, एडेशन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनको चिपकाने का काम करता है। और ये प्राइमेज ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है आरएनए प्राइमर टू स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, और ये रहा हमारा आंसर, ट्रोपोआइसोमरेज। ये जो होता है वो क्या करता है, इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है डीएनए काइरेज। तो ये फास्फोएस्टर जो बॉन्ड्स होते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड्स, जो कि दोनों जो अपने डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनको फास्फोएस्टर बॉन्ड्स कट कर देता है और उसको रिलैक्स स्ट्रक्चर में लाता है। ठीक है, अपना आंसर ये है। नेक्स्ट, in following way leading to chromosomal abnormalities, cells of body are compounded of cells of two or more identically different chromosomal types। ऑप्शन देखेंगे, डिलेशन, ट्रांसलोकेशन, नॉन डिस्जंक्शन और मोज़ाइज्म। तो ये कहना चाह रहा है कि टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन सेल, यानी एक ही सेल में वैसे तो एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है, एबनॉर्मलिटीज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार का जेनेटिक मटेरियल मिलता है। तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को कहते हैं मेसोमोर्फिज्म। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आपको मैंने पढ़ा ही चुका है अभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
What can be defined as the field that deals with any genetic condition that occurs due to changes in the nucleotide sequence of DNA or representing a gene। तो मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है ऐसा कौन सा फील्ड है जो डील करता है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं जीन के बारे में। तो वो सब देखेंगे। ऑप्शन देखिए, फार्माकोजेनेटिक्स, सोमेटिक सेल, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो सिंपल सा है, नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। फार्मा क्या है, मेडिसिन से संबंधित है, ये हो नहीं सकता। पॉपुलेशन का कोई लेना देना है नहीं इससे। तो अपना आंसर मॉलिक्यूलर, आणविकी आनुवंशिकी जिसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, तो वो कहाँ की जाती है स्टडी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। देखो बच्चों, टिश्यू से क्वेश्चन आ गए। अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्शन देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस टिश्यू, लिम्फ और मस्कुलर टिश्यू। आपको टिश्यू पता है थोड़ा बहुत क्या होता है? बहुत सारी सेल जब मिलती है तो वो क्या बनाती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। और सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। ठीक है, अभी हमने सेल के क्वेश्चन करे, अब आ गया है टिश्यू। तो हम थोड़ा बहुत टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, ये रहा। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या काम करता है, वो प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है हमारे बॉडी में। और एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है वो एवेस्कुलर लेयर होती है, यानी इसमें ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है। और ये कहाँ पाई जाएगी, जैसे अपने बॉडी में ये पाई जाएगी आउटर लेयर ऑफ स्किन। हमारी स्किन है उसके आउटर लेयर में ब्लड वेसल्स हुई, बॉडी कैविटीज होती है हमारी में, वहाँ पाई जाती है। तो एपिथेलियल टिश्यू देखो 2 टाइप्स का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। इसके सब टाइप है ये एपिथेलियल टिश्यू के। तो सिंपल जो होता है वो सिंगल लेयर से बना होता है, और स्ट्रेटिफाइड नाम से पता चल रहा है कि इसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी, बहुत सारी लेयर्स मिलकर बनाएगी। तो अब जैसे सिंपल के हैं कि 3 सब टाइप से हो। स्क्वेमस होती है, एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, झिल्ली जैसी लेयर्स होती है, और ये अपने शरीर में पाई जाती है। जैसे जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है। स्क्वेमस का मतलब ऐसे ध्यान रखो आप, जैसे चाय की छलनी होती है ना, वैसे छानने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबोइडल, ये काम करती है एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का। और है कोलुमिनार, और ये काम करती है प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन करता है वो कैसा होता है, टफ। ठीक है, और देखिए, और नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखो मोस्ट अबंडेंटली ये पाया जाता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे टाइप होते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके टाइप पढ़ेंगे। और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और यहाँ देखो डायग्राम दे रखे हैं चारों प्रकार के टिश्यू के। ये रहा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में नीचे जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये मसल टिश्यू होता है और ये नर्वस टिश्यू होता है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। तो बताइए, अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी, सीधा सा है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following tissue are found in the outer layer of skin lining of organ, blood, lymph vessel and body cavity? ये है बॉडी कैविटी। ठीक है, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। जैसा भी आपको बताया पिछली स्लाइड में, आंसर क्या जाएगा अपना एपिथेलियल टिश्यू।
विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। ये क्या है, लेयर्स। सिंपल स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, जैसे मैंने आपको बताया नाम से पता चल रहा है स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर होगी इसमें। अपना आंसर क्या जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अपन को स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। देखिए एक एक पढ़ते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर क्यूब शेप्ड, स्क्वेमस क्यूब शेप होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिंगल लेयर नहीं होती क्योंकि स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर्स होती है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल हैज मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ये सही है अपना। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल हैज फ्लैट सेल स्केल लाइक सेल, नो नो नो। अपना ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट। कोलेजन फाइबर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टिश्यू। ऑप्शन देखो, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस। चलो अब हमारे पास आया है कनेक्टिव टिश्यू। इस ऑप्शन का आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं अपन। देखिए कनेक्टिव टिश्यू, इसके सब टाइप होते हैं। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन रेटिकुलर टिश्यू या लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी सब टाइप होते हैं, इरेगुलर और रेगुलर, ठीक है। और यह है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं, देखो जो आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने इसके सब टाइप बताया। देखिए पहला है हाइलाइन, हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये ब्लूइश कलर की होती है इन नेचर, ठीक है। और ये लैरिंक्स और ट्रेकिया में पाई जाती है। और सेकंड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। ये हाईली फ्लेक्सिबल होती है। इलास्टिक क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल। ये कहाँ जाता है, पिन्ना होता है ना अपना ईयर लोब, वहाँ पाया जाता है। और एपिग्लोटिस में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज फाइब्रो कार्टिलेज। ये बहुत होती है टफ होती है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और ये कहाँ पाया जाएगा हमारी बॉडी में, पेड्स बिटवीन इंटरवर्टिबल डिस्क जो होती है अपने, उसके पेड्स को निर्माण करती है, उनके बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये हो गए इसके कार्टिलेज के सब टाइप्स। नेक्स्ट है बोन और है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बताओ कौन सा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये होता है ब्लड। याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है। ये एक डायग्राम से समझेंगे अपन पूरे कनेक्टिव टिश्यू को। देखिए ये जो दिख रहे हैं ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये है फाइब्रस, फाइबर आ रहे हैं ना इसे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये आ गई हमारी बोन। इधर नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया हमारा एडिपोज टिश्यू। और ये आ गई सारी कार्टिलेज। ये देखो कार्टिलेज है ना। नेक्स्ट आता है ब्लड। मैंने आपको बताया क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, वो तरल संयोजी ऊतक, ठीक है बच्चों, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन इज, बताइए। इलास्टिन, केराटिन, कोलेजन, एक्टिन। कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन क्या होता है मेन कंपोनेंट, तो इनका मेन कंपोनेंट होता है कोलेजन फाइबर। ये पाया जाता है जो इनको मजबूती प्रदान करता है, शेप में लाता है, जो इनको एक दूसरे से जोड़े रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, cartilage is most abundant blue white in color and able to bear weight, वेट को उठाती है। तो देखिए अभी मैंने बताया था ब्लू व्हाइट कलर की कौन सी कार्टिलेज होती है, हाइलिन। और ऑप्शन देखो फाइब्रो, इलास्टिक, ओसियस, ठीक है। तीनों चारों पढ़ना मैंने आपको समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज।
ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? वह डिजीज जो अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है, उसको सेंस नहीं रहता है कि ये एंटीबॉडी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स है या क्या, वो अपनी ही सेल्स कोशिकाओं को मारने लग जाती है। अपना बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा हो जाता है कि खुद ही की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है। ऑप्शन देखते हैं। एसएलई, एसएलई का पूरा नाम क्या होता है? सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिप्लिस और स्क्लेरोसिस। सिप्लिस जो है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है। तो हमें से पूछा क्या गया क्वेश्चन में? नॉट। तो हमारा आंसर यही होता है। देखो अगर एक भी क्वेश्चन अच्छे से आता हो तो अच्छे से हो सकता है। अब देखो एक आंसर आता है सिप्लिस, सबने पढ़ा है, एसटीडी है। ये जो है ऐसे लिए कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून है और स्क्लेरोसिस भी ऑटोइम्यून है। ठीक है। एसएलई के बारे में बता दूं, इसमें मेन जो फीचर होता है वो बटरफ्लाई रेशेस होते हैं। बटरफ्लाई रेशेस आ जाते हैं और चिक्स पे ऐसे, बिल्कुल ये ऐसे नोज होती है ऐसे। ठीक है। अब डायग्राम तो ऐसे ही है, थोड़ा कच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। ऑप्शन देखते हैं। ब्रेन, ब्लड, लीवर, स्टमक। बताइए कौन सा एग्जाम्पल है टिश्यू का? ब्लड क्या है? अभी मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या पूछा गया? टिश्यू। ब्रेन क्या होता है? ऑर्गन। लीवर ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएलई इज डिजीज ऑफ बोन्स, इरिथ्रोसाइट्स, कनेक्टिव टिश्यू, जॉइंट्स। भी मैंने बताया आपको एसएलई क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है। ठीक है। नेक्स्ट, मेन फीचर ऑफ एसएलई, रेड रेशेस ओवर चिक्स, स्मॉल वेसिकल्स, पुस्ट्यूल्स या सिरोसिस। देखो बच्चों मैंने बताया मेन फीचर क्या होता है एसएलई का, रेड रेशेस ओवर चिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, a structure composed of two or more tissue is termed as, बताइए, organ, serous membrane, complex tissue, organ system। मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बताते हैं, क्या मिलकर बनाते हैं मोर टिश्यू, ऑर्गन। सही आंसर है ऑर्गन। ठीक है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे टिश्यू मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन करे। आई होप ये सब आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इनका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत अच्छे से देने की, पूरी थ्योरी समझाइए, सारे टिश्यू वगैरह। अब और नेक्स्ट क्लास में हम और टिश्यू पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट अपना टॉपिक होएगा। अब बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों में। ऐसा मत सोचिएगा कि उनको नहीं बताएंगे हम। ठीक है, सबको भेजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।